में आज हम डिस्कस करेंगे फ्री स्किन ग्राफ्टिंग। तो स्किन ग्राफ्टिंग इज़ द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ अचीविंग वाउंड कवर। यहाँ पे क्या किया जाता है, स्किन ग्राफ्टिंग एक कॉमन मेथड है ताकि वाउंड को कवर किया जा सके। यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग है जो दो तरीके की होती है, स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट SSG, ठीक है। इसको दूसरा नाम है थिरिस्ट ग्राफ्ट, और जो फुल थिकनेस ग्राफ्ट है उसको वॉल्फ ग्राफ्ट ही कहते हैं। यहाँ पे जो स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्टिंग जो है SSG जो है उसमें क्या होता है कि एल्सो कॉल्ड पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट, और दूसरा वो उधर टाइप कौन सा पढ़ा अपन ने, फुल थिकनेस ग्राफ्ट। तो ये जो पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट है इसको स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस और वेरिएबल पोर्शन ऑफ डर्मिस कंसिस्ट करता है। ये स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्ट जो है ये यूजुअली हार्वेस्टेड यूजिंग हम्बी स्नाइप। यहाँ पे हम्बी स्नाइप यूज़ किया जाता है, और हम्बी स्नाइप का यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हो। हम्बी स्नाइप स्किन ग्राफ्ट इज टेकन फ्रॉम थाई से ग्राफ्ट लेंगे किसकी सहायता से, हम्बी स्नाइप। और प्रिफर्ड डोनर एरिया जो होता है इसमें यूजुअली थाई प्रेफर किया जाता है डोनर के लिए। और यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि वाउंड इज़ रेडी फॉर स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग के लिए वाउंड रेडी है। ऑब्जर्व द रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू। और नीचे जो डायग्राम दिया गया है इसमें ये दिया है कि स्किन ग्राफ्ट इज़ अप्लाइड ओवर द रेसिपिटेंट एरिया। वहाँ पे ग्राफ्टिंग थाई से जो प्रेफर एरिया था उससे वहाँ से ग्राफ्ट ले लिया और इस पर अप्लाई कर दिया वाउंड के ऊपर। और ग्राफ्ट को लेने के लिए हम्बी स्नाइप का यूज़ किया गया, इसे कहते हैं स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट। दूसरा पार्ट है फुल थिकनेस ग्राफ्ट। फुल थिकनेस ग्राफ्ट जो है उसमें क्या अच्छा आएगा कि इसमें डर्मिस और फुल थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस तो आएगा ही आएगा, और साथ में डर्मिस की फुल थिकनेस इन्वॉल्व होगी, इसीलिए इसको फुल थिकनेस कहते हैं। इसमें हार्वेस्टेड यूजिंग ऑर्डिनरी स्केल्पल। यहाँ पे कोई हम्बी स्नाइप यूज़ नहीं होता, यहाँ पे ऑर्डिनरी स्केल्पल यूज़ होता है। नीड्स एक्सलेंट वस्कुलरिटी ऑफ रेसिपिडेंट वाउंड फॉर ग्राफ्ट सर्वाइवल। मतलब वस्कुलरिटी ज़्यादा होनी चाहिए रेसिपिएंट वाउंड की, है ना। और यूज़ फॉर स्मॉल अनकंटामिनेटेड, या ये किसके लिए यूज़ होते हैं, अनकंटामिनेटेड वाउंड। प्रोसीजर आफ्टर एक्सीजन ऑफ स्किन लीजन और आफ्टर रिलीज ऑफ स्किन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अनकंटामिनेटेड वाउंड्स जो है उनके लिए, वो ऐसे वाउंड जो तब प्रोड्यूस होते हैं एक्सीजन के बाद, जो स्किन में लीजन आते हैं और स्किन कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज़ किया जाता है उसके बाद जो वाउंड प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए। तो लोअर आईलिड्स, फिंगर्स, यहाँ के वाउंड्स की बात हो रही। और डोनर एरिया जो है वो यहाँ पे कौन सा होता है, प्राइमरी सूचरिंग। डोनर एरिया जो है उसको ज़रूरत पड़ती है प्राइमरी सूचरिंग की और स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्ट फॉर हीलिंग एंड हेंस लिमिट द साइज ऑफ ग्राफ्ट। अनलाइक स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्ट, फुल थिकनेस ग्राफ्ट डू नॉट कंट्रैक्ट एंड रिटेन देयर कलर। मतलब कलर रिटेन नहीं हो पाएगा, हेंस दे कॉस्मेटिकली सुपीरियर है। मतलब यहाँ पे क्या कि डू नॉट कंट्रे वो क्या कलर कॉस्मेटिकली ये सुपीरियर होते हैं स्प्लिट स्किन वालों से, ऐसा बताया गया यहाँ पे। और फुल थिकनेस ग्राफ्ट जो है डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटेन देयर कलर। इसके बाद यहाँ पे इंडिकेशन की बात करें तो स्किन लॉस और म्यूकोसा लॉस। स्किन लॉस जो है वो जैसे इंडिकेशन क्या क्या है इसके, तो स्किन लॉस हो गई तो जैसे पोस्ट ट्रॉमा के बाद एवल्सन और डी ग्लोविन इंजुरीज़ के बाद, या पोस्ट सर्जिकल जैसे एक्सीजन ऑफ ट्यूमर, एक्सीजन ऑफ बर्न्स वाउंड, यानी कोई भी ट्यूमर को कट किया, बर्न्स वाउंड को कटिंग किए तो, या उसको रिमूव किया तो उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस यानी वीनस अल्सर, डायबिटीज अल्सर, तो इसके बाद भी अपन स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। म्यूकोसा लॉस हो गई कैसे, जैसे एक्सीजन की ऑफ लीजन ऑफ ओरल कैविटी इन टंग एक्सीजन किया, या ओरल कैविटी में कुछ भी म्यूकोसा का लीजन हो गया तो उसकी म्यूकोसा लॉस हो जाती है, तो तब ग्राफ्टिंग की जाती है। फॉर रीसरफेसिंग रिकॉन्स्ट्रक्टेड वेजाइना इन केसेस ऑफ वेजाइनल एजेनेसिस। वेजाइनल एजेनेसिस के केसेस में भी स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का भी, जैसे कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका का इन्फेक्शन हो गया तो दे प्रोड्यूस फाइब्रोनोलाइसिस विच डिसॉल्व फाइब्रिन। ये फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देगा। ये स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करता है, फाइब्रोनोलाइसिस निकालता है जो कि फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देता है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ये यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड में नहीं करना चाहिए। और एवस्कुलर वाउंड जहाँ पे वस्कुलरिटी नहीं है, विद एक्सपोज बेयर बोन विदाउट पेरियोस्टियम, बोन बिना पेरियोस्टियम की हो, एक्सपोज टेंडोन विदाउट पेरेंटोन एंड एक्सपोज कार्टिलेज विदाउट पेरिकॉन्ड्रियन। मतलब इनकी मेम्ब्रेन जो है वो नहीं हो, तो ये पेराटेनोन,
टेंडन्स की हो गई, और कार्टिलेज के लिए पेरिकॉन्ड्रियम, और बोन की कवरिंग पेरियोस्टियम। तो ये नहीं हो तब ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वस्कुलरिटी ना हो तब। हीलिंग ऑफ द डोनर एरिया ऑफ स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट हील्स बाय epithelialization from the adnexal remnant of dermis, pilosebaceous follicles and sweat glands apparatus. Complete healing of donor area occurs by 8 to 10 days. मतलब जो डोनर है उसमें किस तरीके से हीलिंग होती है, एपिथेलियलाइजेशन होता है यहाँ पे, एडिनेक्शल रेमेनेंट डर्मिस, और जो पिलोसेबेसियस फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब अपैरेटस बनाते हैं। तो इनका किस तरीके से रिपिथेलाइजेशन के द्वारा हीलिंग होती है, और कंप्लीट 8 to 10 डेज लगते हैं। आइडियल रिक्वायरमेंट की स्किन ग्राफ्ट के लिए क्या क्या है, तो वाउंड जो है वो इन्फेक्शन से फ्री होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस सुडोमोनास से फ्री होना चाहिए, वस्कुलर वाउंड होने चाहिए, वाउंड हेल्दी होने चाहिए, ग्रेनुलेशन होना चाहिए, हेल्दी ग्रेनुलेशन के साथ वाउंड होना चाहिए, वाउंड शुड बी थोरली डेब्रिडेट, वहाँ पे कोई डेब्रिस वेब्रिस नहीं होना चाहिए, और हेमोस्टेसिस मस्ट बी अचीव्ड बिफोर प्लेसिंग द ग्राफ्ट। तो हीमोस्टेसिस की प्रोसेस वहाँ पे होनी चाहिए, और साथ में क्लोज एंड इमोबाइल कॉन्टेक्ट बिटवीन ग्राफ्ट एंड वाउंड, मतलब कि वहाँ पे मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम इमोबाइल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। रेसिपिटेंट एरिया शुड बी इमोबलाइज विद पीओपी स्लैब, वही कि मोबाइल नहीं होना चाहिए रेसिपिटेंट एरिया। तो ये हो गया। इसके अलावा वाउंड शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकाई, सुडोमोनास, वस्कुलर वाउंड होनी चाहिए, वाउंड शुड बी थोरली डेब्रिडेट, हेमोस्टेसिस must be achieved before placing the graft, close and immobile contact between the graft and wound, recipient area should be immobilized with POP slab. Then इसके बाद आता है the process of graft take। तो यहाँ पे प्रोसेस विच रिजल्ट रीअटैचमेंट एंड रिवस्कुलराइजेशन, मतलब यहाँ पे रीअटैचमेंट होगा और रिवस्कुलराइजेशन होगा। तो ऑफ द बेड कलेक्टिवली रिफर्ड एज अ टेक ऑफ ग्राफ्ट, मतलब कि उसको टेक कर लेगा वो ग्राफ्ट को, और जो ग्राफ्ट इनिशियली एडेयर टू इट्स न्यू बेड बाय फाइब्रिन के द्वारा चिपका रहता है। रिवस्कुलराइजेशन कब स्टार्ट होता है, 48 आवर्स में, एंड कम्प्लीटेड कब हो जाता है, 4 to 5 डेज में। दिस अचीव्ड बाय आउटग्रोथ ऑफ कैपिलरी बड्स फ्रॉम द रेसिपिटेंट एरिया टू यूनाइट विद दोज ऑन द डीप सरफेस ऑफ द ग्राफ्ट। For the first 2 days after grafting, the skin graft derives its nutrition from the wound by process of serum ambition plasmatic circulation। तो सीरम एम्बिशन से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, सर्कुलेशन से, प्लाज्मेटिक सर्कुलेशन से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। फर्स्ट 2 डेज की बात हो रही है, और 48 आवर्स लगते हैं इसको रिवस्कुलराइजेशन स्टार्ट होने में, और कंप्लीट कब हो जाता है, 4 to 5 डेज में। यहाँ पे रीअटैचमेंट होता है और रिवस्कुलराइजेशन होता है। इस प्रोसेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है टेक ऑफ ग्राफ्ट।